तो जब आपने इको टूरिज्म ट्रैवल कंपनी ओपन करने का प्लान किया तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था तब? देखिए, आप खुद सोचिए कि आप एक सरकारी नौकरी में हैं जिसमें आपको 70-80 हज़ार रुपए की तो सैलरी मिलती है और उसके अलग आप इधर उधर से और भी पैसे कमा रहे हो, तो बट ऑब्वियस से गाली ही पड़ती है। आपके हिसाब से सस्टेनेबल ट्रैवल क्या होता है? जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि थ्रू आउट योर जर्नी आप अननेसेसरी का कोई भी कार्बन फुटप्रिंट तो क्रिएट नहीं कर रहे। आप वो कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हो जो आपके नेचर को डैमेज कर सके। तो जैसे छत्तीसगढ़ बहुत अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है, अभी भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, स्टिल उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। व्हाट डू यू से इन दैट? सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपने छत्तीसगढ़ देखा है? आप छत्तीसगढ़ के बारे में कितना जानते हैं? आप और मैं, हम रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम ही नहीं जानेंगे तो कैसे देश और कैसे दुनिया जानेगी? एक सवाल जो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, क्या? लोग जब घर छोड़ के दुनिया देखने जाते हैं तो वो घर वापस आते हैं तो क्या लेके आते हैं? फोटोज, रील्स, वीडियोस। और कुछ ऐसी चीजें जो फिट नहीं होती। जैसे जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो जंगल के रास्ते दिखाते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, स्टार गेजिंग कराते हैं और नदी के किनारे कैंप्स लगाते हैं जो नेचर से कनेक्ट करते हैं वो सब चीज़ें। तो आज हम ऐसे ही एक शख्स के साथ मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, जो उनकी स्टोरी सुनेंगे हम। वेलकम टू ट्रैवल एट 7 गियर पॉडकास्ट। आलोक जी, जय जोहार आप लोगों को भी। जय जोहार। बताइए आप इको टूरिज्म के बारे में क्या है आपका कहना? आप जो अभी सवाल पूछे, मुझे लगता है शुरुआत वहीं से करनी चाहिए कि जब कोई कहीं बाहर जाता है, बाहर निकलता है घूमने के लिए, सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो वो क्या लेके आता है? मुझे लगता है कि अगर आप सही मायनों में ट्रैवल करने बाहर निकलते हैं ना, तो आप एक पूरा का पूरा नया इंसान लेके आते हैं, एक पर्सनैलिटी लेके आते हैं, क्योंकि ना आपका नज़रिया बदलता है। और इको टूरिज्म को समझने से पहले मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि ट्रैवल होता क्या था या होता क्या है, होता क्या होना चाहिए। अगर आप देखिए तो पहले जो ट्रैवल होता था उसके मेजरली दो पर्पस होते थे। एक ट्रेडिंग होता था, है ना, और ट्रेडिंग भी दो तरीके से होते थे। एक कि अगर आपके पास कुछ नहीं, जहाँ आप रहते हो, अगर वो एक चैलेंजिंग लैंडस्केप है तो लोग वहाँ से बाहर निकलते थे ताकि वो कहीं और जाके ट्रेड कर सकें या अपनी जगह से कोई चीज़ बाहर ले जा सके। उनके पास अगर कुछ है, जैसे राजस्थान और गुजरात से लोग नमक लेके निकले थे, जो बंजारे होते थे, तो वो क्या करते थे, वो नमक को सेल करने लगते थे कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में नमक की रिक्वायरमेंट थी। कुछ लोगों के पास जेम्स थे, कुछ लोगों के पास ग्रेन्स थे, कुछ के पास गोल्ड था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए लोग निकले ट्रेडिंग करने के लिए, और इसी वजह से आप देखिएगा एक सिल्क रूट बना और वैसे ट्रेडिंग रूट्स बने अलग अलग, है ना। और वो ट्रेडिंग रूट ही हमारे कल्चरल एक्सचेंज का जरिया बने, फूड एक्सचेंज का जरिया बने। आप जो आज काजू, मैंगो, ये सारी चीजें खा रहे हो, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आई। दूसरी चीज, वो निकलते थे विजडम के लिए, क्योंकि आप अपनी जगह पर रह के ना सारी दुनिया नहीं देख सकते, और जब तक आप दुनिया नहीं देखोगे आप जानोगे कैसे कि असल में क्या है बाहर, है ना। तो वो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता था। और इसलिए हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली एक पूरा का पूरा लाइफ का सेगमेंट होता था जिसमें आप बाहर निकलते थे सीखने के लिए, और जो आपने जीवन में सीखा उसको सिखाने के लिए। पहले मठ हुआ करते थे, तो मठों का पर्पस ये था कि जो लोग ऐसे संत महात्मा जिनके पास वो सारी विजडम है, वो जगह जगह घूमे और वहाँ के लोगों की मदद करें। वो मदद आपके हेल्थ के एस्पेक्ट में हो सकती है, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सभी एस्पेक्ट में होती थी। इसलिए वो सेंटर हुआ करता था कि वहाँ का राजा भी वहीं आके उनसे विजिट करके हेल्प लेता था, और वहाँ के लोग भी वहीं आते थे उनसे उनका विजडम शेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब आप ट्रैवल करें ना, तो ट्रैवल बहुत माइंडफुल होना चाहिए। हमारे पार्टनर थे भाग्येश, तो उन्होंने एक टैग लाइन दिया था कि ट्रैवल इज मीनिंगफुल व्हेन इट्स माइंडफुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आप एक नए इंसान लेके आते हो जो आप पहले नहीं होते। नहीं, इट्स ट्रू। आलोक जी, जैसे वी नो दैट आप फाउंडर हो अगोरा इको टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इको टूरिज्म को साइड में रख के आलोक जी कौन है एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सनालिटी? तो पूरी जर्नी रही, लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि बड़ा कॉमन सा टर्म है एक्सप्लोरर,
हाँ। है ना। तो मैं बचपन से मुझे लगता है कि मुझे वो सेंस था कि चीज़ें ढूंढनी है आपको, तो मैं हमेशा से नई चीज़ ढूंढती रहा। ऐसा लगता था कि ये कर लेना चाहिए और मैंने कर लिया। और उसकी शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है मैं जब 5th क्लास में था। तो 5th क्लास में मैंने रेडियो में एक नाटक सुना था, चंदेनी गोंदा एक नाटक हुआ करता था, तो उसका एक छोटा सा सेगमेंट मैंने रेडियो में सुना था। तो हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, आचार्य जी बोलते थे हम लोग उनको। तो उनके पास गया, बोला ये एक नाटक है आचार्य जी, करेंगे क्या? बोले कर लो। तो बोला मैं हाँ लिख के ले आओ और कर लेते हैं। और मैंने उसको लिखा था जो मुझे याद था, एंड देन मैंने वो पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। 5th क्लास की बात हो रही है। फिर मैंने खुद कास्टिंग की, अपने कुछ फ्रेंड्स लोग को आइडेंटिफाई किया कि एक कैरेक्टर था लेड़गा, वो मैं प्ले कर रहा था, वो मुझे करना था। उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, एक मुंशी था, एक अंग्रेज था। तो इस तरीके से पूरे कैरेक्टर्स मैंने चूज किए थे कि कौन क्या कर सकता है, और वो प्ले किया था। मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरी है, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्ले हुआ था। ऑडियंस जानती है कि कैसा हुआ था, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तब से नई चीजें कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लोर करते रहता हूँ, और वो किया मैंने। और उस वही वजह रही कि आपने क्योंकि पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने 5 जॉब छोड़ चुकी है, ये बोलते हुए कि मैं जॉब कभी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगा कि पढ़ाई की है तो ट्राई करना चाहिए। तो आफ्टर PhD मैंने फर्स्ट जॉब की हैदराबाद में, वहाँ से निकला रायपुर आया, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाया, देन फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पोस्ट डॉक के लिए। वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, कोविड आ गया। देन वापस आया, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में एज अ साइंटिस्ट काम किया। तो मैं ना ढूंढता रहा हमेशा से कि मुझे क्या चाहिए, क्या चीज़ है जो सिग्निफिकेंस दे सकता है मेरी लाइफ को, क्या ऐसी चीज़ है जो खुशी दे सकता है मुझे। और उसी तलाश में ना वो 5 जॉब छोड़े। 5 जॉब छोड़ने के बाद फिर मुझे वो पर्पस मिला, वो चीज़ मिली जो मैं शायद ढूंढ रहा था। तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि मैं ना टीचर, ना एक्टर, ना एग्रीगेटर, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ जो तलाश कर रहा है कुछ ना कुछ नई चीज़ें ढूंढ रहा है। और मुझे लगता है कि मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक रोज मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनालिटी में कोई नई चीज़ जुड़ रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि फिर आपका कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो ये हूँ मैं। नहीं, नाइस। आलोक जी, आपका पहला ट्रिप आपने कहीं गया होगा जब भी पहली बार, तो पहली ट्रिप आपको कुछ याद है उसकी? छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ट्रिप्स के जो मुझे याद हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसके कारण अगोरा इको टूरिज्म की सीडिंग भी हुई थी। मैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। एक यात्रा होती है निर्माण यात्रा, तो उस निर्माण यात्रा का हिस्सा था मैं और भाग्येश दोनों। इवन हमारे जो थर्ड पार्टनर है जो बिहार से आते हैं, प्रशांत जी, वो भी। तो हम तीनों उस यात्रा के हिस्से बने। उस यात्रा का कॉन्सेप्ट ये था कि पूरे देश से 12 से 15 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। 3 अलग अलग लेवल के इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद 15 लोग चूज किए जाते हैं। और ये शुरुआत की थी प्रियंक, आशीष जो शिक्षार्थ के फाउंडर हैं, प्रियंक जो नुक्कड़ के फाउंडर हैं, इनके दिमाग की उपज थी। तो उनको ये चीज लगी कि छत्तीसगढ़ को तो लोग वैसे भी नहीं जानते, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में हो रहे सोशल चेंजेस को और उसमें काम करने वाले लोगों को लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो लोग आए, देखे, समझे, लेकिन वही लोग जो उसको देख के सीख के अपने लाइफ में या किसी और की लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट कर सके। तो इसलिए वो इंटरव्यू और वो बाकी प्रोसीजर होता है। तो तब मैं भी परेशान सा था। तब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा था एज अ साइंटिस्ट। भाग्येश अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, और वो भी अगेन ढूंढ रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे खुशी दे सकती है, मुझे स्टैब्लिश कर सकती है। और वो परेशान थे और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते थे। मैं ये देखने चाहता था कि दुनिया में लोग और क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है, और स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। उस पूरी यात्रा का कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे लोग, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कम्युनिटी मेंबर हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजर, अपनी जगह पे या किसी और जगह पे जाके वहाँ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन सोचा, उसके लिए काम किया और उन्होंने चेंज लेके आया। ऐसे कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं, कई कम्युनिटी हैं जो काम की हुई। तो वो वैसे लोगों को ढूंढते हैं और आपको लेके जाते हैं, आपको और उनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा देते हैं, और आप दोनों की जिम्मेदारी कि आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनके लिए भी क्या कर सकता हूँ। ये टू वे प्रोसीजर था। तो उसमें हम गए और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज हुई। यात्रा की लगभग अंत था, हम लास्ट सेकंड डे एक गांव में गए।
ट्राइबल विलेज था, और वो जस्ट एक एक्सपोजर देने के लिए उन्होंने वो रखा था कि एक गांव था जो कि नारायणपुर जिले में आता है शायद, और उस गांव में हम गए, वहाँ मेजरली मुरिया कम्युनिटी रहती थी। तो मुरिया कम्युनिटी में एक पुराना कॉन्सेप्ट है घोटुल का, आपने कई जगह देखा होगा, रील वगैरह भी बड़े फेमस हुए थे घोटुल के। घोटुल जो है ना, मुरिया कम्युनिटी का एक लाइव स्कूल होता था, जिसमें वहाँ के टीनेजर्स आके सब कुछ सीखते थे, रहते थे, पार्टनर चूज करते थे, फार्मिंग सीखते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे कलेक्ट करते हैं वो सीखते थे, बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल एस्पेक्ट समझते थे। तो वो एक जगह थी, तो हमको वो विजिट करना था। हमको पहुँचना था 11-12 बजे के आसपास, हम वहाँ पहुँचे 4:30 बजे। आप सोचिए, आपने अगर किसी को बुलाया है ना, बुलाया भी नहीं है, वो आना चाहते हैं आपके घर में, और आपको बोला है 11 बजे हम आएंगे, और आपके घर वो 4:30 बजे पहुंच रहे हैं। आप उनके लिए खाना बना के पूरी तैयारी करके बैठे हो, तो आपको कैसा लगेगा, है ना, और आप कैसे स्वागत करोगे उसको। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उतनी ही गर्मजोशी से उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमारे पैर पखारे गए, क्योंकि हमारे कल्चर में पैर धुलाया जाता है, पैर पखारे गए, हमारा स्वागत किया गया, और हमारे बैठते ही उन्होंने कई तरह के ड्रिंक सर्व की, फिर खाना सर्व किया, फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद पूरा गांव आया, उन्होंने हमें अपने जो उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं वो पहनाए, और उसके बाद हम 11:30 बजे तक उनके साथ सिर्फ एंजॉय किए। उन्होंने पूरा अपना गांव घुमाया, और ये वो चीज़ थी जो मैं अपने लाइफ में शायद हमेशा से ढूंढ रहा था। और वो ये था कि मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं शहर में तो नहीं रह पाऊंगा, शहर मुझे काटता है। आज भी जब मैं रायपुर में होता हूँ तो थोड़ा बीमार सा महसूस करता हूँ। तो मुझे ऐसा था कि यार कहीं गांव में, जंगल में छोटी सी जगह मिल जाए, वहीं के लोगों के साथ हम रहें, वहीं उगाएं, वहीं खाएं। बहुत लोग आजकल ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं पता चल रहा था कि कैसे किया जाए। तो सबने ये सिखाया कि जॉब कर लो या कुछ कर लो जिससे थोड़े पैसे कमा लो, वहां जाके उन पैसों से कुछ छोटी मोटी जमीन खरीद लो, और इतना बैकअप तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम अपना जीवन काट सको। उनको देख के मुझे ये समझ में आया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। आप बिना पैसे के, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के आराम से अपना पूरा जीवन निकाल सकते हो, जो वो कर रहे थे। और इसी को हम शायद बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल या सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। मुझे ये शब्द नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं शायद यही तलाश कर रहा था। लेकिन जिस दिन मैं उनसे मिला और जब उनका कल्चर देखा, उनके रहने का तरीका देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, ये वो लाइफ है जो मैं चाहता हूँ, और इसके लिए पैसे तो नहीं लगते। ये मुझे क्लियर हो गया। देन इमीडिएटली आफ्टर दैट ना, वहाँ से वापस आने के बाद कुछ तो हुआ था कि मैं उसको थॉट देने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ कैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और वही वाली बात थी कि जॉब था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, मतलब जो था अपने जो जेब में पैसे आ रहे थे जो महीने के एंड में खत्म हो जाते हैं, वही थे, तो उससे तो मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा, देन मुझे ये क्लिक किया कि यार इतना रिच हम पूरा छत्तीसगढ़ घूम के आए हैं, जिसमें हमने कई डिफरेंट तरह के लैंडस्केप देखे, कई अमेजिंग तरह के एक्सपीरियंस हमारे हुए उस पूरी यात्रा में। जब मैं ट्रिप में था तब मैं एज अ टूरिस्ट नहीं सोच रहा था, लेकिन जब मैं वापस आया तब मुझे अचानक से क्लिक किया ये चीज़। और सबसे अच्छी बात कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड होस्ट। इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मुझे नहीं लगता कोई 7 स्टार होटल भी दे पाएगा, मुझे नहीं लगता। आप देखिएगा जब मतलब मुझे लगता है कि जब आप होटल में जाते हैं, किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, तो आपके बाजू में एक आदमी हमेशा खड़ा होता है, सर कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए, है ना। मुझे ना वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। मुझे वो हॉस्पिटैलिटी नहीं चाहिए। मुझे हॉस्पिटैलिटी चाहिए कि मैं अगर कहीं जाऊं तो वो मुझे अपना फील कराए, मैं ऐसा फील करूं कि इसी जगह से मैं बिलोंग करता हूं। और पहली बार मुझे ये लगा था कि शायद मैं इसी जगह से बिलोंग करता था। तो मुझे लगा ये मैं अकेले क्यों फील करूं, ये सारा एक्सपीरियंस मैं अकेले क्यों लूं। तब मुझे क्लिक किया कि क्यों ना इसको एज अ टूरिज्म देखा जाए। और तब मुझे लगा कि यार ये वो तरीका हो सकता है जिससे मैं अपना सच बताऊं तो मैं किसी का कुछ भला करने का नहीं सोच रहा था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुझे ये जीवन कैसे जीना है, और मुझे लगा कि ये पहली चीज़ है जिससे मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर सकता हूँ। और मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल इसलिए भी रहा क्योंकि ना मैं ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करना स्टार्ट कर चुका था, और कम्युनिटी इंटरेक्शन मेरा हुआ था, बट इस तरीके का नहीं हुआ था। तब हमारा कम्युनिटी इंटरेक्शन ये होता था कि हम गांव जाते थे, वहाँ लोगों से बात करते थे कि भैया क्यों फॉरेस्ट को बचाना है, आप लोग ही इसके प्रोटेक्टर हो, आप कैसे कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हो। तो काइंड ऑफ अवेयरनेस था, कनेक्शंस था, लेकिन इस तरीके का एक्सपोजर नहीं था। तो मुझे लगा कि यार ये तो हो सकता है।
तो वहाँ से मैं ये थॉट आया, और इसलिए मेरे को लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो इसलिए मैं इसी को रखता हूँ, बाकी तो बहुत सारे बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो जब आपने ये शुरुआत की, आपने इको टूरिज्म का ट्रैवल कंपनी ओपन करने का प्लान किया, तो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था तब? देखिए, आप खुद सोचिए कि आप एक सरकारी नौकरी में हैं जिसमें आपको 70-80 हज़ार रुपए की तो सैलरी मिलती है, और उसके अलग आप इधर उधर से और भी पैसे कमा रहे हो, तो बट ऑब्वियस से गाली ही पड़ती है, और गाली ही पड़ी। और आप मान के चलिए कि मैं नौकरी छोड़ा तो मैंने तुरंत बताया भी नहीं था अपने घर वालों कि मैंने छोड़ दिया, है ना। मैंने धीरे धीरे करके उनको समझाया, और एक अच्छी चीज जो मैंने शायद बहुत पहले से अपने घर वालों को समझा दी थी कि मुझसे कोई उम्मीद मत करो, है ना, किसी भी मामले में। ये बड़ा बेटा है आपका, सारी उम्मीदें इसी पे थोपो, इसी से उम्मीद करो, यही आपकी वो सारी इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी करेगा जो बेटा करता है, मेरे से उम्मीद मत करो। तो उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी मेरे से, लेकिन एक पेरेंट्स हमेशा चाहता है ना कि उसके बच्चे का लाइफ सिक्योर रहे, तो वो इनसिक्योरिटी आज भी है। आज भी मेरे पिताजी जब घर आते हैं, यहाँ रायपुर दुर्ग में रहते हैं सब, तो कहीं ना कहीं से बात निकल जाता है कि बेटा कितना कमा रहा है तू, मेरे को लगता नहीं तुम लोग कुछ बचा पाते हो, सोशल वर्क करना है तो ठीक है, लेकिन नौकरी भी तो करनी होती है। और वो ठीक से बता नहीं पाते हैं लोगों को आज भी कि ये क्या करता है, उनको एक क्लियर नहीं, जबकि उनके कई ऐसे दोस्त हैं जो उनको बताते हैं यार आलोक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आलोक तो ये कर रहा है, मैं तो आलोक के साथ अभी घूम के आया हूँ, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में रखता है कि ये एस्टेब्लिश नहीं है। तो गालियां तो अभी भी पड़ती हैं। अब ये है कि मुंह पे नहीं देते हैं, पीठ पीछे देते हैं पर पहुंचते रहती है वो, तो वो रिएक्शन तो है, अभी भी है। ग्रेट। इको टूरिज्म में टूरिस्ट को लेके जैसे सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, या क्या ऐसा हेक्टिक पार्ट है जो आप तक आता हो टूरिस्ट के तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि लोगों के दिमाग में टूरिज्म, इको टूरिज्म दोनों का डेफिनेशन अभी तक नहीं आया है। हम लोग हमेशा ना जब अपने सर्कल में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ट्रैवलर है कि टूरिस्ट है ना, और हमको उस डिफरेंस को उन तक कन्वे करना होता है, ठीक है। तो सबसे जो मेजर पार्ट ये है कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ना लीजर जो है वो ट्रैवल है, राइट। तो जो मैं शुरुआत में आपको बात कर रहा था कि अगर आपको इको टूरिज्म को समझना है तो आप सीधे सीधे थोड़ा सा बैक जाइए कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे ट्रैवल करते थे। वो देखिए कि वो अपनी ज़रूरतों के सामान मिनिमम अपने साथ लेके चलते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड होते थे उनके ट्रैवल, लेकिन उतने ही मिनिमलिस्टिक भी होते थे। वो अपने खाने के कुछ जरूरी सामान अपने साथ लेके चलते थे, वो जहाँ रुकते थे वहाँ से पानी भरते थे, जहाँ जाते थे वहाँ आसपास जगह ढूंढते थे कि कौन सा कंफर्टेबल स्टे होगा उनके लिए, है ना। और हमेशा से आपको एक बात दिमाग में रखनी है, मतलब मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा उसके रीज़न भी बताता हूँ मैं, कि इको टूरिज्म में आपको ये समझना है कि आप जैसे घर में, जब आप घर में रहते हैं तो क्या आप अननेसेसरी लाइट, फैन, पंखा चालू करते हैं? क्या आपके घर में स्विमिंग पूल है? आजकल जकूजी आने लगा है ना, लेकिन स्विमिंग पूल तो नहीं बना रहे ना अपने घर में। अब वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप क्यों किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन में स्विमिंग पूल एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं जाके तैरना है तो नदी या तालाब मिलेगा आपको बाजू में, जाइए, पूरा का पूरा फ्रेश वाटर है, उसको मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो किसी भी, गर्मी में भी, आज के टाइम पे भी, किसी भी महुए के या कुसुम के झाड़ के पीछे, आम के नीचे बैठ जाइए, आपको उतनी ही राहत मिल जाएगी। तो हमने उस पूरे ट्रैवल कॉन्सेप्ट को ही बुला दिया है जो हमारे पेरेंट्स किया करते थे। दैट इज व्हाट इको टूरिज्म इज। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हुई ये कि जब हम चालू किए थे तो हमने कोई इको टूरिज्म कंपनी चालू नहीं की थी। हमने एक कल्चर देखा था, हमने छत्तीसगढ़ के एक्सपीरियंसेस को समझा था और हमको ये लगा कि ये एक्सपीरियंस अपने ट्रैवल को कराना चाहिए। हम उतने इंक्यूबेटेड थे कि हमको ये समझ में आया कि क्या नहीं करना है। हमने वही उसी तरीके से ट्रैवल कराना चालू किया लोगों को जैसे हम करते थे। बाद में पता चला इसको इको टूरिज्म बोलते हैं। हम सच सीरियसली, मतलब ये मैं बिल्कुल आपको बोलने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप हमारे पहले साल के जितने टूरिस्ट हैं मैं आपको लिस्ट दूंगा, आप उनसे फोन लगा के पूछ लीजिए वो कैसे घूमे हैं, है ना। उनको पता ही ये बात
कि इनके दिमाग में इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम 2022 जनवरी में इस चीज़ को चालू किए। मुझे बिजनेस नहीं समझता था, तो मैं अपने फ्रेंड भाग्येश के पास गया और उसको बोला कि ये मुझे करना है। तो वो क्योंकि कम्युनिटी सेक्रेटरी थे, उनको बिजनेस का अच्छा खासा समझ था, तो उन्होंने मेरे को ये बात समझाई कि देखो एज अ सोशल वर्क मत करो, है ना, तुम्हारा एक पर्पस है जिसलिए तुम ये करना चाहते हो, तुम्हारे साथ जो कम्युनिटी जोड़ेगी उसका भी एक पर्पस होना चाहिए जिससे वो लॉन्ग टर्म आपके साथ काम कर सके। तो उन्होंने बोला कि आप एक कंपनी बनाइए, ठीक है। फिर हमने उस प्रोसेस के लिए 4-5 महीने घूमे, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 हमने महीने छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर किया। जब छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर किया तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अच्छा ये जो हमारा स्टेट है वो किस तरह का ट्रैवल डेस्टिनेशन है ना, और वहां पर क्या चल सकता है। और देन हमको लोगों ने बताया कि जिस कॉन्सेप्ट की तुम बात कर रहे हो इसको इको टूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमने नाम रख दिया था अगोरा इको टूरिज्म, ठीक है, और हमने काम चालू कर दिया। लेकिन काम करते करते हमको समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली इको टूरिज्म मीन्स, है ना। तो वो चीज़ है। इको टूरिज्म को जब आप डेफिनेशन देखेंगी तो डेफिनेशन तो ये होता है कि नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में इको टूरिज्म को लेके। किसी जगह जाके किसी मड हाउस में रुक जाना, प्लास्टिक प्रोड्यूस ना करना और थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली टूर करना, दैट इज नॉट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब होता है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक एक्सपीरियंस या एक पर्पस होना चाहिए कि आप निकल रहे हो। जिस जगह जा रहे हो आपको उसकी जगह के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मैं प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो जैसे वहाँ के लोग हैं जो कर रहे हैं, उनके हिसाब से बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना वहाँ के इकोसिस्टम को डैमेज किए टूर कर लेना, घूम लेना और आ जाना, ये इको टूरिज्म। डेफिनेटली। इसलिए उसका नाम जो है ना वो इको टूरिज्म पड़ा, क्योंकि आप वहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हो। अभी इको टूरिज्म में होता क्या है कि एक रिजॉर्ट होता है जो बटौवे से मिट्टी का बना होता है, बट होता बहुत लग्जरियस है, ठीक है। वहां पर आप जाते हो, आपको बढ़िया ऑर्गेनिक फूड मिलता है, ठीक है, तो आपको लगता है वाह क्या बढ़िया ऑर्गेनिक फूड खाया हमने। फिर वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी आती है काम करने के लिए, तो आपको लगता है हाँ हम ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ट्राइबल डांस के लिए ग्रुप आता है, वो आपके लिए डांस करता है। ये नहीं है इको टूरिज्म। आप किसी ऐसे गांव में जाओ जहां ट्राइबल रहते हैं, उनमें से किसी के घर में जो कंफर्टेबल हो उनके यहाँ रुकिए, उनके साथ जो वो खा रहे हैं वो खाइए। और जब उनका कोई फेस्टिवल हो रहा है, जब कोई उनका प्रोग्राम हो रहा है जो वो कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस करिए। आप उनके लाइफ का हिस्सा बनिए, उनको अपने लाइफ का हिस्सा मत बनाइए। इतना सही डिफरेंस है, और ये हम समझ गए और वही हम करते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट इको टूरिज्म इज। दैट्स अमेजिंग। आपके हिसाब से सस्टेनेबल ट्रैवल क्या होता है? सेम जवाब ही होगा मेरा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि थ्रू आउट योर जर्नी आप अननेसेसरी का कोई भी कार्बन फुटप्रिंट तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये शब्द आ गया कार्बन फुटप्रिंट, है ना, मतलब आप वो कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हो जो आपके नेचर को डैमेज कर सके। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये 5 होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये 5 प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आपके पास 5 ग्लास है, इस 5 ग्लास को आपको अपने जीवन भर चलाना है, तो क्या उसमें से एक ग्लास में आप अपनी गाड़ी धोएंगे? दूसरे ग्लास से आप स्विमिंग पूल बनाएंगे? तीसरे ग्लास से आप क्या बोलते हैं अपना सीमेंट का कंक्रीट घर बनाएंगे? नहीं ना। आपको पता है वो 5 ग्लास पीने के ही काम आएंगे, और आप जीवन भर उस 5 ग्लास के एक एक बूंद को बहुत थॉटफुली यूज करेंगे। हमारे जितने रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब आपके लिए भी उतने ही हैं और बाकी इकोसिस्टम के लिए भी उतने ही हैं। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो भी यही बात ध्यान रखना है, और आप जब जीवन में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको बिल्कुल माइंडफुली यूज करिए, रिस्पॉन्सिबली यूज करिए, और यूज करिए, एक्सप्लॉइट मत करिए। दिस इज द वेरी थिन लाइन डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप बहुत सस्टेनेबल वे में अपना जीवन निकाल सकते हैं। तो बस ट्रैवल में यही करना है।
बहुत अच्छे से समझाया आप सस्टेनेबल ट्रैवल के बारे में। मुझे यही लगता है कि ना मैं आपको कुछ नहीं समझा या बता सकता, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ कि वो शेयर कर सकता हूँ कि यार ये मैं कर रहा हूँ और मुझे जो समझ में आया ये है, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डेफिनेटली यूज होगा, काफी लोगों को यूज होगा। तो जैसे छत्तीसगढ़ बहुत अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है अभी भी, बिल्कुल है, और इवन जैसे बस्तर और चित्रकूट जैसी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, स्टिल उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। सो व्हाट डू यू से इन दैट कि क्या इसको मिलना चाहिए या ऐसा कुछ कि जिससे हम इस छत्तीसगढ़ को आगे लेके आ सके? देखिए मैं ये इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपने छत्तीसगढ़ देखा है क्या? आप छत्तीसगढ़ के बारे में कितना जानते हैं? ठीक है, क्यों? आप और मैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना छत्तीसगढ़ के। अगर हम ही नहीं जानेंगे तो कैसे देश और कैसे दुनिया जानेगी? और मजेदार बात बताऊं आपको कि आज से नहीं 100 साल पहले से यहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहा है छत्तीसगढ़ को देखने के लिए। एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए बैरियर एल्विन, और उससे पहले के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ग्रिक्सन। इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत लिखा और बहुत अच्छे से लिखा, यहाँ की ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में, स्पेसिफिकली बैगा, माड़िया, मुरिया, उरांव, इनके बारे में। और इसको पढ़ के बाहर के लोग आए। स्पेसिफिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को भी जानना चाहिए। एक आदमी ने जब वो जंगल गया, और जंगल जब जाता है तो देखता है कि एक अनाथ टाइगर का कब है, वो अनाथ पड़ा हुआ है, उसकी माँ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस कब को उठा के ले आते हैं और अपने पोते को दे देते हैं कि ले बेटा खेल इसके साथ, ठीक है, जस्ट कि मतलब ये भी पल जाएगा वो भी पल जाएगा, ठीक है। वो वहां आता है, वो दोनों बच्चे साथ में बड़े होते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में शिकार करते हैं, साथ में रहते हैं बड़े होते तक। इस चीज को एक बाहर का आदमी देखता है ना, एक ब्रिटिश पर्सन देखता है और वो इसके बारे में लिखता है। इसको देख के एक बाहर का फिल्म डायरेक्टर आता है, वो इस पे फिल्म बनाता है, वो उसको लेके अपने देश जाता है, पूरी शूटिंग कंप्लीट करता है, वो फिल्म ऑस्कर भी जीतती है। हमारे लोग अभी भी नहीं जान रहे इसके बारे में। उसका नाम था चेंद्रू और टेम्बू, ठीक है। ये बहुत फेमस कहानी है। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी चेंद्रू और टेम्बू की कहानी का एक कॉमिक्स बनाया और उसको प्रमोट किया कि लोग जाने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आते हैं लोग देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि यार यहाँ पर जो ट्राइबल कल्चर है वो इतना अमेजिंग है। तो वहां से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स बार बार आते रहे, देखते रहे, और उसकी वजह से स्पेसिफिकली बस्तर फेमस रहा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में फॉर द ट्राइबल कल्चर टूरिज्म, ठीक है। तो ये हमेशा से था, लेकिन हमारे लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, हमने ही नहीं देखा, हमने ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद फिर हमारे इंडियन राइटर्स ने भी उसको फिर लिखा, अच्छा खासा डॉक्यूमेंट हुआ, लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि लेस डॉक्यूमेंटेड है। तो छत्तीसगढ़ जो है ना, वो 3-4 कारणों से मुझे लगता है कि बहुत फेमस नहीं हुआ। पहला रीजन ये था कि एक कि ये ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो छत्तीसगढ़ इज नॉट ऑल अबाउट दी मेन स्ट्रीम टूरिज्म। हमारे यहाँ ना कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पे बहुत सारी चीजें नहीं है। एक डेस्टिनेशन जिसका आपने नाम लिया, चित्रकूट वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल, मैन पार्ट, ये वो डेस्टिनेशंस हैं जिसके लिए अभी भी लोग आते हैं। पर छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ ट्रैवल डेस्टिनेशन से ज्यादा एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऑफ-बीट डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस करना है, चाहे वो नेचर हो, चाहे कल्चर हो, चाहे क्राफ्ट हो, है ना, चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो, आपको तब छत्तीसगढ़ आना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको छत्तीसगढ़ आना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों ने देखा ही नहीं, जिन्होंने देखा वो आ रहे हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हम खुद जो छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उसको प्रमोट नहीं किया। मीडिया ने जो दिखाया छत्तीसगढ़ को, वो दिखाया एज अ नक्सल प्रभावित स्टेट, है ना, और जिसकी वजह से डर ज्यादा फैला, लोग जानते हैं। वरना आप देखिए आज के डेट में तो सब कोई इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में कि छत्तीसगढ़ उन गिने चुने स्टेट्स में है जो एनर्जी पावर हब है, जो आयरन के लिए जाना जाता है, जहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ स्टील निकलता है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सीमेंट निकलता है,
जिंक और टिन का एक मेजर सोर्स है, कई वैरायटीज ऑफ राइस, 10,000 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ राइस छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी एक टाइम में, वैरायटीज ऑफ मिलेट्स थे, है ना। हम इकलौते से स्टेट हैं, बिल्कुल कहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम इकलौते से स्टेट हैं जो 100 से भी ज्यादा तरह की भाजियां खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। इतना कुछ है, क्या इसके लिए नहीं आएगा टूरिस्ट? लेकिन मुद्दा ये कि पहले हमको पता है, तो हमको इसलिए पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसलिए हमने जब काम चालू भी किया ना, तो हमने सबसे पहले जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट थे या लोकल लोग थे, टूरिस्ट भी नहीं बोलूंगा, जो लोकल थे, उन्हीं को पहले बोला कि आप पहले अपना स्टेट विजिट करिए, और वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। आप यकीन मानिए, हमने अपना पहला जब ट्रिप किया था तो 4 गेस्ट लेके गए थे। अभी लगभग 5,000 से ज्यादा गेस्ट हम घुमा चुके हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं, ठीक है। इनमें 100% गेस्ट सिर्फ और सिर्फ रेफरल से है। हमने आज तक मार्केटिंग नहीं की। आप हमारा सोशल मीडिया पेज देखोगे, बहुत खराब है, आई नो, है ना, क्योंकि हमको नहीं आता मार्केटिंग करना। तो लेकिन जो लोग हमारे साथ घूमे, उन्होंने बताया कि अगर आपको ये देखना है तो इनके साथ जाना चाहिए, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो इनके साथ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट आएंगे। और इसीलिए हमने अपना नाम रखा अगोरा। आपको पता है अगोरा का मतलब? नहीं, आप बताइए। अगोरा या अगोरने का मतलब होता है वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके। तो छत्तीसगढ़ हमेशा से टूरिस्ट को देख रहा है कि लोग आए और हमको देखें, समझे, जाने, है ना, हमारा सही पिक्चर लोगों तक पहुंचे, जो नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर अगर आप एंड टू एंड एक टूर पैकेज की बात करेंगे कि कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है, और उसको मेरे को छत्तीसगढ़ घुमाना है जहां पर रोड की कनेक्टिविटी का चैलेंज है, स्टे का चैलेंज है, गाइडिंग का चैलेंज है, जिसके बारे में ही लोगों को नहीं पता है, तो वो कैसे करेगा बेचारा? तो क्या करेगा? वो आएगा, यहाँ से गाड़ी लेगा, चित्रकूट वाटरफॉल देखेगा, तीरथगढ़ वाटरफॉल देखेगा, किसी एक रिजॉर्ट में रुकेगा और वापस चला जाएगा। बट उसने वहाँ के धुरवा कम्युनिटी कल्चर को देखा ही नहीं। उसने उनके जो फेस्टिवल्स हैं, जो यात्रा होते हैं, जो मड़ई होती है, मेला होते हैं, वो विजिट ही नहीं किया। उसने वहाँ का खाना ही नहीं खाया। उसने, और वहाँ पे 100 वाटरफॉल हैं, कई नेचर ट्रेल्स हैं, वो नहीं देखा। तो आप ये बताइए कि हमारा और उसका दोनों का नुकसान है। बिल्कुल। तो इस कारण मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ आज तक एज अ ट्रैवल डेस्टिनेशन फेमस है। ट्रू। आपके हिसाब से जो टूरिस्ट छत्तीसगढ़ आते हैं उनको कहाँ घूमने जाना चाहिए? कितने दिन के आए हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे को भी जब इंक्वायरी आती है ना, तो हम पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए स्पेसिफिकली, और दूसरा आपके पास कितने दिन है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपको बस्तर से करनी चाहिए, क्योंकि बस्तर सब जानते हैं, इसलिए हमने भी अपना पहला डेस्टिनेशन बस्तर ही चालू किया। लेकिन नॉर्थ टू साउथ छत्तीसगढ़ इतना डाइवर्स लैंडस्केप है, इतना डाइवर्स कल्चरली रिच है कि अगर आप मेरे को 2 महीना भी देंगे ना, तो शायद मैं 2 महीने में भी आपको छत्तीसगढ़ नहीं घुमा पाऊंगा। तो इतना है। तो बस्तर और जशपुर प्रायोरिटी में, उसके बाद फिर कोरबा और उदंती स्नेक टाइगर रिजर्व आपको देखना चाहिए, है ना। और उसके बाद जब आप ये चारों कर लेंगे तो फिर मैं आपको अगले 1 महीने का प्लान बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेस्टिनेशन नहीं, आप पहले ये सवाल पूछिए कि क्या एक्सप्लोर करने के लिए छत्तीसगढ़ आना चाहिए, रेदर देन कि क्या देखने के लिए आना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। तो उससे ना आपका पूरा का पूरा ट्रैवल रीडिफाइन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा स्पॉट हो जहाँ ओवरक्राउडेड ना हो छत्तीसगढ़ में जी, तो ऐसा कौन सा स्पॉट आप सजेस्ट करेंगे? जशपुर, कोरबा और अबुझमाड़ जी, ये 3 ऐसी जगह हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं। जशपुर में भी मेन स्ट्रीम स्पॉट्स हैं, लेकिन जशपुर के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि ना, आप गाड़ी से जाइए, कहीं पर भी रुक जाइए, एक किनारे कहीं पर बैठ जाइए, अगर साथ में चाय कॉफ़ी रखें तो चाय कॉफ़ी लीजिए और भूल जाइए सब कुछ। मुझे लगता है आपके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट होने वाला है। ऐसा लैंडस्केप है जशपुर। अबुझमाड़ का जंगल जब आप देखेंगे, इतना अनटच्ड फॉरेस्ट है ना। आज भी इंद्रावती नदी जैसी नदी मुझे नहीं, मतलब मैंने जितने अपने पूरे लाइफ में जर्नी की है, उसमें मुझे लगता है कि इंद्रावती नदी जैसी नदी नहीं है। आप जब इंद्रावती नदी को देखते हैं, महसूस करते हैं, और फिर जब उसमें उतरते हैं, तो आप ना बदल जाते हो। और वो मैंने महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अलग चीज़ है वो। तो आपको वहां जाना चाहिए, वो एक्सप्लोर करना चाहिए। डेफिनेटली हम सजेस्ट करेंगे।
तो जैसे ट्राइबल टूरिज्म पार्ट है, जी। वो एथिकल है या एक्सप्लॉइटेशन, या टूरिस्ट के लिए क्या बेनिफिट और क्या हार्मफुल रहता है? देखिए, इसको ना एकदम और आसान तरीके से आप समझिए कि मैं आपके घर आपको दिखाने लेके आता हूँ, फिर मैं हाँ। दिखाता हूँ आपको, शोकेस करता हूँ हाँ। कि ये देखो ये हैं, ये ऐसे रहती हैं, ये ऐसे खाती हैं, ये ऐसे जीती हैं, इनके कपड़े ऐसे हैं, ये इस तरह के टैटू बनाती है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्जेक्टिफाइंग लगेगा। आपको लगेगा कि यार दिस इज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हाँ। डेफिनेटली ये अनएथिकल है और ये इको टूरिज्म नहीं है। सेम वही वाली मैं बात बोलूंगा। लेकिन अगर आपके घर कोई आता है और बोलता है कि क्या मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए रह सकता हूँ, क्या आप आज क्या बना है, क्या वो आप मुझे थोड़ा सा खिला सकती हैं, अच्छा आप लोग क्या करते हैं डेली, ओके तो आप लोग कहाँ से आए थे, आप यहाँ ही क्यों रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप लोगों ने कैसे अपने नेचर को इतने अच्छे से समझा है, आपके देवी देवता कौन है। नजरिया बदल रहा है, कर्म है वही रहा। हाँ। सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है ना। आप उनको समझने के लिए अगर जा रहे हैं, उनसे सीखने के लिए जा रहे हैं और उनके रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, तो बिल्कुल एथिकल है और आपको वैसा करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है किसी के घर जाने का। तो सेम चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब हम लेके जाते हैं लोगों को, तो हम विथ परमिशन, जब आप मुझसे इंक्वायरी करेंगे कि आलोक जी मुझे ना ध्रुवा कम्युनिटी के कल्चर को समझना है, ठीक है, तो मैं पहले फोन लगाऊंगा। हाँ। मान सिंह भैया को, ईश्वर को, या उसी कम्युनिटी में से किसी एक को, कि भैया ये एक ग्रुप है जो आना चाहता है आपके घर, आप लोग उस टाइम अवेलेबल है? तो बोलेगा हाँ। तो उस टाइम पे आएंगे तो भैया हमारे यहाँ कौन सा फेस्टिवल चल रहा होगा, कोई पंडुम हो रहा होगा क्या, कोई मड़ई हो रहा होगा? बोले भैया आपने एक काम करो, इस डेट में आओ, इस टाइम पे आपको मड़ई मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए कि अभी आपके यहाँ क्या हो रहा है, तो कोकड़ी भाजी हो रहा है क्या? हाँ भैया कोकड़ी भाजी भी निकलेगा, अभी आ जाओ, आपको कोकड़ी भाजी मिलेगा, ठीक है। ये कन्वर्सेशंस होते हैं आपको कंफर्म करने से पहले, ओके, ताकि मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको भी मैं बेस्ट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दूंगा। दैट शुड बी अ काइंड ऑफ ट्राइबल कल्चरल एक्सपोजर। ये एक्सपोजर होना चाहिए, ये कोई शो केसिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको ले जाके दिखाऊं, है ना। उनको ये फील होना चाहिए कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं, हाँ। मेरे बारे में जानना है, मुझे देखने नहीं आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो वो एंकरेज होते हैं, उनको एक ना बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है, उनको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, जो हमेशा से ढूंढते आए हैं वो, जिनको कभी नहीं मिला। वो सिर्फ और सिर्फ एज ए चीप लेबर यूज हुए हैं इको टूरिज्म के नाम पे। मैं सच बताऊं तो आपको, ये हार्श रियलिटी है, बट ट्राइबल हमेशा से एज अ चीप लेबर यूज हुए हैं इको टूरिज्म के नाम से, और ये कभी नहीं करना चाहिए हमको। तो इसलिए आप जब भी इस तरह का विजिट करें कल्चर टूरिज्म के नाम पे, तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था कि व्हाट इज द ट्रू रियलिटी बिहाइंड द ट्राइबल टूरिज्म। हम जब काम शुरुआत किए थे, तो उस काम की शुरुआत में हमारे कई मेंटर्स रहे, तो उनमें से एक हमारे मेंटर थे जो कि ना कोंडा गांव में साथी समाज सेवी संस्था के फाउंडर में से हैं, भूपेश तिवारी जी और हरि भाई भारद्वाज, ठीक है। इन्होंने ही, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इन्होंने ही कोंडा गांव क्राफ्ट कैपिटल बनाया। पिछले 40-45 साल से वो वहाँ रह रहे हैं और वो अब ट्राइबल हो चुके हैं विदाउट सरनेम, है ना। तो उन्होंने एक बात बोली कि आप लोग जब ये करेंगे ना, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब आप कम्युनिटी को एंगेज करते हो, तो कम्युनिटी को आपके गेस्ट की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पैरेलली कम्युनिटी की वजह से आपके गेस्ट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज जो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो इन्होंने भी कहा, हमारे एक और मेंटर थे जिन्होंने इस कंपनी को नाम दिया है अगोरा इको टूरिज्म, राहुल सिंह सर। राहुल सिंह सर बहुत एस्टेब्लिश्ड राइटर और संस्कृतिविद हैं। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी, और इन्होंने भी ये बात बोली कि ना ये आपको जरूर ध्यान देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कम्युनिटी आपके टूरिस्ट से कुछ ना सीख जाए, है ना। आपका टूरिस्ट आपके कम्युनिटी से सीखना चाहिए। अगर ये उल्टा हो गया तो वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उसका कल्चर डाइल्यूट होगा और बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, ये काम चालू करने से पहले इस बात को आपको समझना है। और शायद वही कारण है, शायद उन्हीं लोगों की वजह से आज भी हम अपने काम में ना
अच्छे माने जाते हैं। डेफिनेटली। और ये अच्छा रिकॉग्निशन हमको हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने दिया है। नहीं वो नहीं, समझ आ रहा है जी। कि हाउ मच एफर्ट्स आप लोग कर रहे हो और वो चीज आज भी मेंटेन जी, है जी। एंड आई एम श्योर आगे भी ये चीज रहे। आपने हम इतनी भी सारी इसमें डीप contribute चीजें करेंगे। बताई है, आपने इतनी सारी डीप चीजें हाँ। बताई है कि उनके कल्चर में आपको इन्वॉल्व अलग तरीके से होना है, बिल्कुल उनको आपके कल्चर में नहीं लाना है। नहीं लाना है। और ये एक चॉइस नहीं है, हम्म। एक इको टूरिज्म जो हम लोग करते हैं ये एक चॉइस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हम्म। हर ट्रैवलर या हर टूरिस्ट को जिम्मेदार व्यक्ति की तरह करनी करनी पूरी। चाहिए। तो अब आपके इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से लगता है मैंने दिया यस कि क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंज ये है कि लोगों को ये बात समझाना कि जब आप एज अ इको ट्रैवलर आते हो या रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आते हो, हम रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बोलते हैं, तब आपको पहले से इन चीज़ों को तैयार होके आना है। यस और हमारी साथ ये अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं कि जब इंक्वायरी आती है ना, तो इंक्वायरी के टाइम पे हमको समझ में आता है कि ये हमारे तरह का या हमारे टाइप का ट्रैवलर है कि नहीं है। और उस टाइम पे हम कई ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि आपको रोटी नहीं मिलेगी, आपको इस तरह के घर में रहना पड़ेगा, ये उनकी टाइमिंग होती है, इस टाइम पे आपको खाना खा लेना है, आप वाटर बॉटल नहीं खरीद सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप तो वहीं पर फिल्टर हो जाता है सब कुछ। लेकिन उससे ये फायदा होता है कि सामने वाला ये समझ जाता है कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, उसको तैयार हम कर देते हैं। और उसके बाद आप देखिए जो पूरी जर्नी होती है वो इतना अमेजिंग होती है ना कि आप जीवन में जो भी आगे करेंगे ना, आप बैक ऑफ द माइंड उसको रखेंगे। तो जो पर्पस होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप एक नए इंसान बन के आते हो। वो तो है। आपके हिसाब से इको टूरिज्म रिसोर्ट या लग्जरी रिसोर्ट, जी, आप कैसे देखते हैं दोनों को? दोनों में से पहले तो रिजॉर्ट है जी, होम स्टे होम स्टे है ना। अब जब होम स्टे बोल देते हैं तो होम स्टे वो जो होस्ट कर रहा है वो वहां हो, ऐसा होम स्टे अपने आप सारी चीजें डिफाइन हो जाती है। तो हमेशा अगर आप एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर जा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी होम स्टे में रुके। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं है तो किसी सस्टेनेबल रिजॉर्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस शुड बी अ कम्युनिटी ड्रिवन होम स्टे। और लग्जरी रिसोर्ट में, क्योंकि वहां तो होम स्टे होते नहीं है लग्जरी में, मत जाइए। नहीं, जस्ट जोकिंग। लेकिन हाँ, जाइए और ये ध्यान रखिए कि कम से कम रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करें, दैट्स ऑल। पर हाँ, मजबूरी है तो डेफिनेटली। नहीं, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया इको टूरिज्म को जी। वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। और बहुत सारी चीजें हमको सीखने मिली है, समझने मिली है, तो इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम ईयर। और मुझे लगता है कि एक्चुअल में आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ना ये समझ पैदा करने की जिम्मेदारी शायद आप लोगों की और हमारी ही है। बिल्कुल, कि लोग जब अपने घर से निकले कहीं जाने के लिए तो इन बातों को समझें जहां भी वो जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप, मेरे पास भी आपके लिए कुछ सवाल है, तो मैं चाह रहा था कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ना मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलर के माइंडसेट को समझूं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए रैपिड फायर। तो आप कोशिश करिएगा कि एक सेंटेंस या एक वर्ड में जवाब दीजिए, दोनों एक एक करके जवाब देंगे, ठीक है। एक डेस्टिनेशन जहां इंडियंस को मरने से पहले जाना ही चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज इको टूरिज्म बिल्कुल, बहुत प्यारा। एग्रीड सॉरी, वन वर्ड था। नहीं, इट्स ओके। आई वुड से लेह लद्दाख। लेह लद्दाख, ओके, नेचर से कनेक्टेड, ओके, ठीक है। इको टूरिज्म या लग्जरी रिजॉर्ट, क्या चूज करेंगे आप अब? डेफिनेटली इको टूरिज्म। इको टूरिज्म होम स्टे। वेरी गुड, अच्छे लर्नर हैं आप लोग। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ का मोस्ट अंडररेटेड स्पॉट कौन सा है? अबूझमाड़। अबूझमाड़ बहुत मतलब अंडररेटेड है। इतना ब्यूटीफुल, और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। वहाँ का डेंस फॉरेस्ट जैसे आपने बताया, जी, मैं वहाँ विजिट किया हूँ, अलग लेवल, बहुत अमेजिंग स्पेस। सॉरी, बट मैं सच में इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ छत्तीसगढ़, तो मैं डेफिनेटली अपने पार्टनर को बोलूंगी कि अब अगोरा इको टूरिज्म के साथ बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, तो बहुत बात कर रहे हैं। आपके जीवन का सबसे बुरा ट्रैवल एक्सपीरियंस? बुरा ट्रैवल एक्सपीरियंस तो इन सच ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ, बट जब भी कहीं ट्रैवल घूमने जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो वो एक
जो वो इमोशनल इमोशनल जो हाँ, वो attachment वापस रहता है, आने के बाद का जो टाइम है वो वो सबसे खराब होता है। वो खराब होता है। मैं बोलूंगी कि हम लोग एक बार दार्जिलिंग गैंगटॉक सिक्किम ट्रिप किए थे, तो वहां पे हमने थोड़ा सा टैक्सी रीयूनियन को लेके वो फेस किया था, विच Okay. वाज नॉट एट ऑल गुड, ओके बट दो हमने वहां से बहुत सारी चीज सीखी। एंड अब हम ट्राई करते हैं कि हम हमारे गेस्ट को कभी ये प्रॉब्लम्स में फेस ना होने दे। Yes. दैट्स ग्रेट। एक बुरा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगा वैसे मैं, ऑनेस्ट। हम्म मैं ट्रैक्स जाता हूँ, प्रॉपर ट्रैकिंग वगैरह में जाता हूँ मैं, तो बहुत सारे ट्रैक्स हम लोग देखते हैं कि वहां पे ऊपर हम आज 3 दिन बाद 2 दिन बाद पहुंचते हैं, वहां पे लोग इतने मेहनत करके पहुंचने के बाद भी वहां कचरा फैला के आ जाते हैं। सो दिस इज अ वो वेरी है, बिग, मतलब ये exactly. बहुत खराब ये नहीं एक्सपीरियंस होना रहता है चाहिए। हमारा, क्योंकि हम उस चीज को देखने नहीं जा रहे हैं वहां पे, या हम वो करने नहीं जा रहे हैं। सही बात है। तो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक इंसान को वो ध्यान फॉलो देना करना चाहिए चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए। अगेन ये उसकी So वो एक- रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनको लेके जा रहा है Yes, yes, allow ही yes, ना करे। yes, yes, yes. बिल्कुल सही बात है, और ये तो छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरत है एक्चुअल में। आपके हिसाब से ट्रैवल पार्टनर होना चाहिए या सोलो या ग्रुप, क्या चूज करेंगे आप? मैं तो ट्रैवल पार्टनर चूज करूंगा। अच्छा, okay. सेम Okay. सेम सोलो नहीं घूमना पसंद कर रहे हैं आप लोग। एक ट्रैवल रूल जो कभी नहीं तोड़ेंगे आप? ट्रैवल रूल एक जो सही बोलूं तो मैं फोन ट्रैवल करने के टाइम में इमरजेंसी बस Avoid करेंगे। अवॉइड। दैट्स ग्रेट। भाई एक्सप्लोर करना, जी। जिस जगह पे है उस जगह को एक्सप्लोर करना, उस कल्चर में ढलना, मतलब वो जहाँ शायद जा रहे हैं उस जगह के वैसे हिसाब से हाँ रहना। बिल्कुल। करना जरूरी है। 2026 में इंडिया का ब्रेकआउट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या होने वाला है? मेरा तो पूरी डेफिनेटली, मैं हाँ। अभी तक नहीं जा पाई हूँ तो Okay. वो श्योर है मेरा। ओके ओके। लक्षद्वीप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप Oh, होने that's वाला great. है, क्योंकि लक्षद्वीप में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बाहर नहीं आ पाई हैं, और मस्ट विजिट प्लेस है लक्षद्वीप। नेचर या सिटी? नेचर मुझे भी ऐसा है कि अगर नेचर में ना रहूं ज्यादा दिन तक तो बीमार जैसा फील होने लगता है। अब देखिए हर कोई नेचर ढूंढ ही रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो लाइफ वो जी रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी तो है नहीं, और इसीलिए अब लगता है कि ट्रैवल करना और भी बहुत जरूरी है कि हम नेचर में जाएं, उसको देखें और समझें। बट रियली मतलब मजा आया आप लोग के साथ बात Same करके। here, same here. बहुत अच्छा लगा ये पूरा कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करके, बहुत सारी चीज पर्सनल लेवल पे समझ आई है, लर्न की है कि नेचर को प्रिजर्व करना है और हमें प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जी। रोल अदा करना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जरूरी है आज के टाइम पे, तभी हम पूरे नेचर का कंपनीज का पूरा प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे और सबसे शेयर भी कर और पाएंगे। I would सबसे say. इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनकर नहीं घूमेंगे ना, तो हो सकता है आज वो आप एक्सपीरियंस कर लें, कल वो कल जगह नहीं बचेगी रहेगा। जगह बचेगा नहीं, जो कि हुआ भी definitely, है। definitely. जैसे आपने चित्रकूट की बात की तो हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है। आप लोगों ने नहीं पता लास्ट चित्रकूट कब देखा था, मैंने अपने बचपन में चित्रकूट देखा है, तब मुझे हमेशा इच्छा होती थी कि मैं जल्द से जल्द वापस जाऊं। अब मैं अपने गेस्ट को भी ले जाना नहीं चाहता अनटिल अनलेस मानसून का टाइम ना, क्योंकि उस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आसपास रिजॉर्ट बन गए हैं, लाइट्स लग गई हैं, तो जो एस्थेटिक उसका नेचुरल एस्थेटिक था वो ही खत्म हो गया है। तो आप ज्यादा रह नहीं सकते वहां पर, रुक नहीं सकते। वाटरफॉल में ऐसा होना चाहिए कि आपकी जाने की इच्छा ना हो। हाँ। अगर रुकने की इच्छा नहीं हो रही है तो फिर जबकि वो हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नहीं मतलब ये मीडिया हर कवरेज में सबसे ज्यादा लोग अगर छत्तीसगढ़ को जानते हैं तो चित्रकूट के कारण। कुछ लोग के ट्रैवल चेकलिस्ट में है चित्रकूट, है डेफिनेटली कि वो तो देखना ही देखना है। नहीं, बट ये हम सबकी जिम्मेदारी है टू प्रिजर्व नेचर, टू बी एन रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। थैंक यू सो मच आलोक जी, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर। सेम टू यू। और मुझे लगता है कि आप लोगों के जरिए ये बात पहुंचे लोगों तक कि इको टूरिज्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर आपको क्यों बनने की जरूरत है, और स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ घूमने की जरूरत क्यों है, और इससे आप ही का फायदा होगा। आपको एक बार छत्तीसगढ़ जरूर देखना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ट्रैवल एंड 7 गियर, और अपने फेवरेट डेस्टिनेशन आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर। थैंक यू।